श्रॉफ और विमल पान मसाला के निर्माताओं को कोटा उपभोक्ता कोर्ट में तलब किया गया है। सभी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में परिवाद दर्ज करवाकर पान मसाला के विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की। इस पर आयोग ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होनी है। परिवाद में कहा गया था, विमल पान मसाला में केसर होने का दावा करते हुए फिल्म स्टारों से प्रचार करवाया जाता है। इससे युवा वर्ग भ्रमित हो रहा है। केसर का बाजार भाव ही लाखों रुपए में है। ऐसी स्थिति में इतनी कम दर पर मिलने वाले पान मसाले में केसर कैसे हो सकता है? परिवादी ने भ्रामक और गुमराह करने वाले विज्ञापन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। साथ ही इन पर समुचित राशि का जुर्माना लगाने की भी मांग की गई है। जुर्माने की जो राशि है, भारत सरकार के युवा मंत्रालय में युवा कल्याण कोष में जमा करवाने का अनुरोध किया गया है। की वजह से देश के लोगों का आज भी विश्वास कोर्ट पे, न्यायपालिका पे कायम है। हमने एक याचिका लगाई और उसमें यह मांग की कि भाई 4 लाख रुपए किलो का केसर है और ये दावा कर रहे हैं जुबान केसरी। इनको देखकर 15-16 साल का बच्चा जर्दा खाने लगता है। 25-26 साल तो उसका खेल अंदर से खत्म हो जाता है। तस्वीरें जोधपुर से आपको दिखाएंगे, जहां पर सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम जोधपुर से। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। और भव्य कार्यक्रम के आयोजन में सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा वहाँ पर मौजूद हैं और अन्य अतिथिगणों को आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर सीएम को ब्रीफ किया जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़ी हर एक अपडेट के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जोधपुर में कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम जयपुर के लिए सीधे रवाना हो जाएंगे। और जयपुर में क्योंकि उनके कई कार्यक्रम हैं और उन्हें बैठकों में भी शामिल होना है। बजट सत्र से जुड़ी जो घोषणाएं की गई हैं बजट में, उनको लेकर के किस तरीके से धरातल पर काम किया जा रहा है उसके बारे में भी अपडेट लेना है। जोधपुर से फिलहाल ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, जिसमें शिरकत करने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त जोधपुर में मौजूद हैं। प्रतापगढ़ के धरियावद में बहुचर्चित सीरियल गैंगरेप केस में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी पूरी हो चुकी है और अब मुलजिम पक्ष की तरफ से बयान होने हैं। बता दें कि 3 साल पहले डकैती के मामले में पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल से पुलिस को गैंगरेप की वीडियो मिली थी, जिसके बाद खुलासा हुआ मामले का। धरियावद सीरियल गैंगरेप कांड मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद। अभियोजन पक्ष की पैरवी पूरी, मुलजिम पक्ष के बयान दर्ज होने बाकी। तीन साल, 7 आरोपी और कई जिंदगियां बर्बाद हो गईं। पीड़ित लड़कियां चीख चीख कर दरिंदों से रहम की भीख मांगती रहीं, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। सीरियल गैंगरेप की पीड़ित लड़कियों का झकझोर कर रख देने वाला वीडियो आरोपियों के मोबाइल फोन से बरामद हुआ। 3 साल पहले अगर लूट की योजना बनाते आरोपी पकड़े नहीं जाते तो ये मामला ना तो खुलता और ना जाने और कितनी लड़कियां इनकी शिकार बनती। 3 साल पहले दरियावद थाना पुलिस ने डकैती की सूचना पर एक खंडहर में दबिश दी थी। इस दौरान पुलिस को वहां से 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही कुछ लोग भागने में सफल रहे थे। पुलिस ने जब इनके मोबाइल की जांच की तो उसमें कई सनसनीखेज वीडियो सामने आए और इन वीडियो को देख करके पुलिस भी सकते में आ गई। दरअसल पुलिस ने 3 साल पहले खंडहर नुमा मकान से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 के नाम दीपक थे और एक उमेश। इस दौरान उनके बाकी साथी इरफान, प्रकाश, पुष्कर और जमुना शंकर भागने में कामयाब रहे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया। 3 साल तक चले इस केस में पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी पूरी हो चुकी है और आरोपियों के बयान दर्ज होना बाकी है। माननीय न्यायालय में हम इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए
कठोर से कठोरतम सजा दिलाने का मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभियोजन पक्ष जो कहानी लेकर आया है वो पाशविकता की हदों को भी पार करने वाली है। इस तरह की घटना न पहले कभी हुई है, न भविष्य में अब होने की हम कोई कल्पना कर सकते हैं। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में 3 साल पहले लड़कियों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गईं। गैंगरेप करने वालों ने उनके वीडियो बनाए और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की। इस मामले के सभी 7 आरोपी जेल में हैं और लोग उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे हैं। धरियावद वाला केस है, उसमें मैं माननीय जज महोदय से और प्रशासन से निवेदन करूंगी कि ऐसे मामलों में अपराधी को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए, बल्कि फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि एक मिसाल बन सके और समाज में इस तरह के अपराधों पर रोक लग सके। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार से संपर्क कर उन्हें केस करने के लिए तैयार किया, जिसके बाद 2 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से एक मामले में 4 आरोपी और दूसरे में 6 आरोपी शामिल थे। दोनों मामलों में 3 आरोपी कॉमन थे। इन मामलों को लेकर जेल में बंद सभी 7 बदमाशों के बयान अब अदालत में दर्ज होंगे। इसके बाद जल्द फैसला होने की उम्मीद है, लेकिन आरोपियों को फांसी की मांग तेज हो रही है। तस्वीरें दिखाएंगे, सीएम भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। All are requested to take their respective seats, please. Honorable Vice Chancellor Madam is requested to welcome the assembled dignitaries and present a brief report on the activities of the university in the previous year. Honorable Shri Bhajanlal Sharma ji, Chief Minister of Rajasthan and Chief Guest on this sanctimonious occasion, Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge Supreme Court of India, Visitors Nominee and Guest of Honour, Honorable Mr. Justice M.M. Srivastav ji, Chief Justice of Rajasthan High Court and Chancellor of National Law University, Jodhpur, Honorable Shri Jogaram Patel ji, Cabinet Minister of Law and Legal Affairs, Government of Rajasthan, sitting and former Honorable Judges of High Courts, Honorable Members of the General Council, Executive Council, Academic Council, Finance Committee and Advisory Board, faculty members, registrar and the staff, esteemed parents, proud recipients of degrees and medals, dear students, ladies and gentlemen. It is my prerogative to offer a warm welcome to our distinguished guest on the 17th convocation of National Law University, Jodhpur. In this convocation, degrees will be conferred on the students who have successfully cleared their respective examination in the year 2024, with 116 students in the undergraduate program, 56 students in the postgraduate program, along with 9 in the doctoral program. Before I commence the report highlighting the notable events and attainments of the university in the previous calendar year, it is my honor and privilege to welcome our esteemed chief guest, Shri Bhajanlal Sharma ji, whose distinguished presence here enhances the luminosity of this resplendent occasion. Honorable Chief Minister is a luminary in Indian politics, noted for his pragmatic leadership and deep-seated values rooted in Indian cultural nationalism. His journey from a local community leader to the highest officer in the state of Rajasthan is a testament to his unswerving dedication, strategic foresight, and unwavering commitment to public welfare. Honorable Chief Minister's presence here today is gratifying for our graduating students who are set to gain from his astute guidance for formulation of their professional pathway. Our sincere thanks to you, sir, for accepting our invitation to be the chief guest of this occasion and for kindly agreeing to address our students. I extend a warm welcome to Honorable Mr. Justice Sandeep Mehta, Judge Supreme Court of India, as the guest of honor on this momentous occasion. His journey through the legal system from the bar to the bench has been marked by depth, wisdom and versatility.
We gratefully acknowledge your generosity, sir, in accepting our invitation to deliver the convocation address. I am pleased to welcome Honorable Mr. Justice M.M. Srivastava, Chief Justice of Rajasthan High Court and Chancellor of National Law University, Jodhpur, who has kindly consented to preside over the 17th convocation of the university. The esteemed Chancellor has been a steadfast pillar of support guiding our university's holistic development through astute leadership and unwavering commitment. On behalf of the university, I also accord a cordial welcome to Honorable Shri Jogaram Patel ji, Cabinet Minister for Law and Legal Affairs, as the guest of honor on this consequential occasion. Sir has had deep insight into the functioning of the sphere of legal education as a student, as a practitioner, with a remarkable breadth of experience in understanding the nuances of the legal profession. We thank you, sir, for gracing this occasion with your luminous presence. It is my pleasure to welcome Honorable Dr. Justice Pushpendra Singh Bhati, Honorable Mr. Justice Dinesh Mehta, and other honorable judges, present and past, members of the statutory bodies of the university, and other distinguished guests who are... दिल्ली की नई सीएम बनी रेखा गुप्ता का सम्मान ओम प्रकाश धनखड़ ने अनोखे अंदाज में किया। ओपी धनखड़ ने जेब से 500 का नोट निकाला, रेखा गुप्ता को शगुन दिया और कहा कि हरियाणा की बेटी दिल्ली की सीएम बनी है। इसके बाद सिर झुकाते हुए अनोखे अंदाज में रेखा गुप्ता ने ओपी धनखड़ के शगुन को कबूल भी किया। ओपी धनखड़ का शगुन देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हरियाणा की बेटी बनी, प्रधानमंत्री जी के ऊपर हरियाणा की बेटी बनी, प्रधानमंत्री जी के ऊपर दौसा की सालावास जेल से सीएम भजनलाल शर्मा को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को 2 बार फोन करने वाले आरोपी ने अपना नाम रिंकू बताया, जिसके बाद हरकत में आए जेल प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान रिंकू नाम के रेप के आरोपी से वो फोन बरामद किया गया, जिससे उसने सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। फिर सुर्खियों में दौसा की सेंट्रल जेल, सीएम को फिर मिली जान से मारने की धमकी। सर्च ऑपरेशन में कैदी से मिला मोबाइल फोन। दौसा की शालावास सेंट्रल जेल से एक बार फिर सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी दी गई। हैरानी की बात यह है कि अब से कुछ महीने पहले भी इसी जेल से सीएम को धमकी भरा फोन कॉल किया गया था। कार्रवाई के तहत जेल के 3 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन हालात अभी भी नहीं सुधरे। सीएम को धमकी देने का जो पैटर्न है वो भी पहले जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि फोन करने वाला कैदी अलग है। इस मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान भी सामने आया है। उनका साफ कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कि कोई व्यक्ति जेल में से फोन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस तरह की धमकी दे, हमने तुरंत कार्रवाई की, उसको पुलिस ने तुरंत पकड़ा है और विभागीय स्तर पर आईजी जेल विक्रम सिंह जी को जांच दी है। इसके पीछे हम वहां तक जाएंगे कि आखिर इन लोगों तक मोबाइल पहुंचाने का नेटवर्क कौन है। वहां जेल में स्थित मोबाइल से कंट्रोल रूम पर फोन आए, ये चिंताजनक है और त्वरित कार्रवाई की है। जो भी लिंक में पाया जाएगा, जो भी कोई कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। सीएम भजनलाल को दौसा सेंट्रल जेल से शुक्रवार आधी रात फोन किया गया। आरोपी ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 बार फोन किया, खुद का नाम रिंकू बताया और अपनी लोकेशन सेंट्रल जेल शालावास बताई। धमकी भरे फोन की सूचना पर पुलिस अलर्ट हुई। जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कल रात तकरीबन 12 बजे जो है कि 2 कॉल सेंट्रल जेल से किए गए थे। उसके बाद जो हमारी जेल अथॉरिटी उनको सूचना मिली थी, तो जेल अथॉरिटी ने
प्रारंभिक रूप से एक तलाशी ली थी जिसमें मोबाइल फ़ोन भी मिला। उसके बाद एक सघन तलाशी अभियान वहाँ पे चलाया गया था जिसमें एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ और पुलिस की टीम का जो है एक अभियान आज दिन में जो है चलाया गया। ऑल्दो इस अभियान में किसी प्रकार का कोई नहीं मिला था और ओवरऑल एक मोबाइल फ़ोन जिन्होंने फ़ोन करा था उन्हीं के पास से बरामद हुआ है। इस संबंध में जो है प्रिजनर एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने रेप के आरोपी रिंकू से उस फोन को बरामद किया जिससे धमकी भरा फोन किया गया था। इस मामले में पापड़दा थाने में भी एक केस दर्ज करवाया गया है। साथ ही जेल में ऑन ड्यूटी स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। एक मोबाइल रिंकू मेघवाल से बरामद हुआ है जिससे उन्होंने फोन किया था कीपैड का, और बाकी मुकदमा दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। पिछले साल जुलाई महीने में दौसा की शालावास जेल से ही दार्जिलिंग के नीमो नाम के कैदी ने सीएम को जान से मारने की धमकी भरा फोन कॉल किया था। इस दौरान सर्च में जेल से करीब 10 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। अब एक बार फिर वही घटनाक्रम दोहराया गया है। ऐसे में जेल प्रशासन और उसकी सुरक्षा पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में साफ तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें जेल प्रशासन का कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी मिला हो सकता है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ एक बार फिर से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बन चुके हैं। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान भाजपा की कमान सौंपी गई। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा हुई। इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एकजुट, नो गुट, एक मुख का नारा भी दिया है। सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने मदन राठौड़ के नाम का ऐलान किया। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान मिली है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर वो भाव और भावना, संस्कार, विचार, ये विचार जब आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा होता है। और उसी रूप में आप देख सकते हैं कि जो 8-10 लोगों का जो संगठन था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 1951 को, वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मदन राठौड़ के अलावा प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ। इस दौरान मदन राठौड़ मजाकिया अंदाज में नजर आए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पूर्वज बताते हुए उनके अनुभव से सीख लेने की बात कही। उन्होंने जिस अंदाज से अपनी बात रखी, वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। आप सबका बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला और मैंने प्रत्येक वक्तव्य को गांठ बांध करके अपने साथ में ले लिया, जो मेरे लिए पाथेय का रूप रहेगा। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस गांठ को खोल करके उसमें से मार्गदर्शन लेता रहूंगा। वैसे नारायण जी पंचारिया साहब को बहुत बोझ था और वो आपने अनुभव भी कर लिया होगा। वास्तव में बहुत निभाया इन्होंने। और कभी आप में से किसी को मौका मिले तो जाकर के देखना ऊपर कि इन्होंने चुनाव प्रक्रिया कितनी मेहनत करके तैयार करी। इस मौके पर प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बोली। उन्होंने खुले दिल से मदन राठौड़ के समर्थन की बात कही, लेकिन इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश देती दिखी। मदन जी का नाम देखो, मद ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है हम लोगों के बीच में कि उसका मद तो आपको कभी आने वाला नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा था। उसके बाद से ही उनका फिर से अध्यक्ष बनना तय हो गया था। मदन राठौड़ 1972 से 1978 तक आरएसएस के प्रचारक रहे और 5 बार बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुमेरपुर से 2 बार विधायक भी रहे। वसुंधरा सरकार में उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। अप्रैल 2024 से राज्यसभा सांसद हैं और अब उन्हें एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।